सामान्य परिस्थितियों में राज्य है वो संघात्मक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में एकात्मक हो जाता है ना, एकात्मक हो गया, विशेष परिस्थितियाँ हैं। एक्चुअली क्या है ना, बीच में आपकी वो जो 2 दिन की छुट्टी हो गई थी ना, तो मेरे साथ क्या है कि दूसरा भी जो बैच हमारा मेंस वाला बैच है, फिर जोधपुर का बैच है, तो उन सब में क्लासेस के साथ रहता है। अगर मैं इधर आपको मैनेज नहीं करूँगा ना तो उधर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए उसका तरीका निकाल लिया कि दो उधर कंपनसेट हुआ, इधर कर लिया। वरना एक चीज़ बताओ, संडे को तो मेरा भी मन कर रहा होगा कि भाई मैं भी रेस्ट कर लूँ। मैं नहीं बोला था, मैंने उनको बोला था कि ये बैच मुझको संडे को चाहिए, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? और सब्जेक्ट की रहने देते। बैठ जा। क्या कह रहे हो? अरे यार, आपके लिए जान भी हाजिर है। कहाँ कुछ क्लैपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हैं? क्यों? रियल वाले क्या? रियल वाले चाणक्य मतलब? खैर, ऐसे बताओ। वो हाँ, ये कहो। ये तो अब क्या है ना कि सब अभी जब आप लोग बनोगे अधिकारी, जितना आपको नहीं अच्छा लगेगा उससे कहीं ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। आपको याद है मैंने बार बार आपको बोला कि पेरेंट्स आपके जितना आपको खुशी होगी उससे कहीं ज़्यादा पेरेंट्स की खुशी होगी। अभी परसों के दिन का अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ा हो, दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि इंडिया कि कितने परसेंट भारतीय हैं जो अपने बच्चों की खुशी से उनको खुशी मिलती है। वो एक दिन मैं डेटा लेके आऊँगा, वो इंटरनेशनल एजेंसी का डेटा है। हाँ, तो वही है। अब आपके फ्यूचर के साथ मेरा फ्यूचर अटैच है बिल्कुल। जब मेरी क्लास के सारे बच्चे सिलेक्टेड हो जाएंगे तो मेरे लिए उससे बड़ी खुशी क्या होगी। सब कहीं पर भी होंगे मैं तुरंत फ़ोन लगाऊंगा कि भाई आज मेरा मन है यहाँ घूमने का, गाड़ी भेजो। लाल बत्ती रोक दी गई। लाल बत्ती रोक दी गई। हम लोग लास्ट कहाँ थे? अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया था, और हमने 359 के अंतर्गत अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर देखो अब क्या है ना, अब हम एवं ऐसे लिखते हैं। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले हम ऐसे भी लिखते थे, ठीक है ना। तो सुधार होता रहता है ना, वर्तनीगत सुधार होते रहते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो वर्तनीगत सुधार के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। तो वो इस चीज़ को ध्यान में रखना। आप लोग कोशिश करेंगे हम लोग जितना कम से कम ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी वो है, ठीक है। हम लोग अधिकार की तरफ आगे आ गए थे। देखो ये जो मैं आपको बताऊं, पृष्ठभूमि देख ली थी ना हम लोगों ने, पूरा हम लोगों ने स्टार्टिंग से देख लिया था। कब सबसे पहले तो कब देखा था हम लोगों ने? 1895, स्वराज्य। फिर हम लोगों ने क्या देखा? 1928, नेहरू रिपोर्ट या
नेहरू प्रतिवेदन, यही था ना। फिर अच्छा ठीक है। संविधान सभा में एक समिति है, कौन अध्यक्ष इसका? सरदार और इसी की एक उप समिति है, अध्यक्ष कौन है? जेवी कृपलानी, ठीक है ना। यही सेटअप हम लोगों ने देखा था ना। फिर हमने बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखी है। सिर्फ नागरिकों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार हैं 15, 16, देखो अब ध्यान क्या रखना है। एक जमाना था जब बहुत पहले क्वेश्चन पूछा करते थे कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अब क्या करते हैं, कई बार पब्लिक सर्विस कमीशन क्या करते हैं, इस आर्टिकल के प्रावधान पूछ लेती है, प्रावधान दे देगी और प्रावधान देने के बाद पूछेगी कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार हैं जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही, ठीक है ना। तो अब ये आर्टिकल वाली चीज़ है ना, बच्चों का खेल हो गई है, दूसरे अंक एग्जाम के लिए छोड़ रखा है। अब अपने जो आरएएस की बात करें या सिविल सर्विसेज की बात करें हम लोग, तो उसमें थोड़ा सा मैच्योर क्वेश्चन आने लगे, तो कोशिश करेंगे हम लोग इस चीज़ को देखने की, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने इतना समझ रहा है, बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो हम लोग इसको समझ चुके हैं, ठीक है ना। जहाँ पे हम लोगों ने टॉपिक लिखा था ना, मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना। वहीं पर कहीं साइड से लिखो आप, इस पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अलग से लिखना वर्ष 2023, वर्ष 2023 के लिए, वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस लिखना, वहीं थोड़ा साइड से ही कहीं पे भी, वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस का थीम है, थीम है। हिंदी में ही लिखना, आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो देवनागरी लिपि में ही हम लोग लिखेंगे फ्रीडम, 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 इक्वालिटी। पहले एक बार लिखो फिर मैं बताता हूँ। फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ऑल, फ्रीडम, FREEDOM, फ्रीडम, इक्वालिटी, EQUALITY, इक्वालिटी, एंड AND एंड जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस फॉर, ठीक है ना, हाँ, FOR फॉर ऑल, ALL, जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? नहीं, नर्सरी नहीं, देखो मेरे साथ क्या है ना, दो चीज़ को लेकर मैं बहुत क्लियर हूँ। मैं कभी नहीं चाहता कि आपकी क्लास की कॉपी में कोई भी मिस्टेक जाए। अगर वो मेरे पार्ट्स पे भी होगी ना, मान लो कभी कभार बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लिखनाने का परसेप्शन है,
मान लो जिस वक्त लिखा रहा हूँ उस वक्त मेरा ध्यान कहीं चला जाए, और मान लो मैंने अगर बाय मिस्टेक चला गया, और अगर आप मुझे सूचित करोगे तो मुझे उसमें कभी भी अपने आप को विड्रॉ करने पे लेकर कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए दिक्कत नहीं है क्योंकि अगर मेरी रिजिडनेस की वजह से अगर आपकी कॉपी पे कुछ गलत चला जाए और वहाँ पे लिख दो नंबर कट जाए, तो उससे ज़्यादा अच्छा है ना कि मैं आपको सॉरी बोल दूँ कि अच्छा ठीक है ध्यान से उतर गया था वो। एक चीज़ तो ये। दूसरा चीज़ तो इम्पॉर्टेंट है कि मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप उसको सही लिख पाओगे, तो इसलिए उसको पूरी तरीके से बता दिया, ठीक है ना। हालांकि बैच आपका ठीक है, मतलब मैं अपने न्यूट्रल ओपिनियन बताता हूँ। हमारे पास बहुत सारे बैचेस रहते हैं, मेरे पास तो मतलब काफ़ी सारे बैचेस हैं, लेकिन मुझे अपना ये वाला जो बैच है, ठीक है ना, इसमें मुझे काम को लेकर कोई दिक्कत नहीं। काम इन द सेंस कि जो मैं समझाना चाहता हूँ ना वो बिल्कुल क्लियर कट समझ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से बेसिक से शुरू किया, यहाँ तक आ गए ना, बहुत जल्दी आ गए हैं। अगर हम दूसरे बैचेस की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा सा फ्लॉज रहता है, ठीक है ना। बहुत बार कभी कभी ऐसा भी बैच मिल जाता है ना जिसका समझदारी का स्तर बहुत शानदार है। जैसे आपके ठीक बगल में जो आईएएस का बैच है, उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बड़ा शानदार है, और उसमें खासियत ये है कि उसमें कोई भी जो देने वाला जो उस बैच में है ना, उसका भी 1-2 साल में किसी का अपियरिंग ईयर है ही नहीं। 2026 के आसपास के हैं वो सब। तो ऑब्वियस है कि जब इतने 3 साल बहुत अच्छे से काम कर लेंगे तो जिस साल वो अपियर होंगे उस साल बहुत तहलका मचा देंगे। ठीक उसी तरीके से आपके साथ है कि जिस साल आप अपियर हो रहे होगे तहलका मचा देना है, ठीक है ना। बिल्कुल कट ऑफ के आसपास नहीं टहलना है, बहुत दूर तक टहलना है, आगे जाना, जिसको हम लोग अल्ट्रा सेफ जोन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम लोग बात करते हैं अपनी राज्य व्यवस्था को लेकर। राज्य व्यवस्था को लेकर जब हम टोटलिटी में अपने देखते हैं अपना पूरा, जो मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की राज्य व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जब हम मेन पूरी राज्य व्यवस्था देखते हैं, उसमें देखना 3 जगह आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पहले से ही हम लोग अलर्ट रहे हैं। अब ये लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के दृष्टिकोण से, इसलिए क्योंकि जब हम लोग मान लो अगर मुझे कुछ चीज़ समझ में आ रही है कि जो मुझे कॉमन प्रॉब्लम समझ में आती है बैच में, तो इसका मतलब है कि उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उस टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स के बीच में, और ये कॉमन प्रॉब्लम है। कॉमन प्रॉब्लम इन द सेंस कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे प्रभावित हैं, हालांकि कुछ इससे अलग भी रहते हैं, डिपेंड करता है कि उनका पढ़ने का तरीका कैसा है, या हो सकता है उनका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रहा हो पॉलिटिकल साइंस का। इसमें पॉलिटिकल साइंस के कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, तो हैं इसमें काफ़ी सारे, तो आपको भी हो सकता होगा ये दिक्कत आई हो। और जो जर्नल परसेप्शन है वो मैं बता दे रहा हूँ। राज्य व्यवस्था में समस्या के सबसे पहला क्षेत्र है वो है मौलिक अधिकार। और जो मौलिक अधिकार है ना, वो समस्या सिर्फ किसको है, भाषा को लेकर, भाषा को लेकर। जैसे विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, टेक्निकल टर्म हो गया, ठीक है ना। फिर लिखा है युक्ति युक्त निर्बंधन, जैसे क्लास में कल भी किसी ने टोका था ना, क्या निर्बंधन। अब प्रतिबंध लिख देता तो ज़्यादा अच्छा लगता, लेकिन निर्बंधन प्रतिबंध का दोनों का अंतर है, ठीक है ना। आत्यांतिक, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको समझने में दिक्कत आएगी वो भाषा के स्तर पर। क्यों, आपको देख रहे हो आरएस क्वेश्चन पूछ रही है, वो बहुत मैच्योर लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन पूछ रही है वो, कि जस्टिस रमन्ना ने कहा है कि न्यायिक समीक्षा को न्यायिक अतिरेक के रूप में देखना गलत है, ठीक है ना। उनके इस कथन का क्या अर्थ है, एक भाषा के स्तर पर दिक्कत आ रहेगी यहाँ पर। दूसरा जो आपको झटका लगेगा वो लगेगा राष्ट्रपति का चुनाव।
राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वहाँ पे एक झटका लगता है। क्यों? लिखा हुआ है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, कोटा निकालते हैं, सांसदों के विधायकों का मत मूल्य निकालते हैं, संबंधित राज्यों की विधानसभाओं के विधायक हैं उनका मत मूल्य निकालते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक फंसी सा प्रॉब्लम हो जाती है स्टूडेंट्स के बीच में, ठीक ना। देखो ऐसा नहीं होगा कि आपके साथ होगा, ठीक ना। मेरा चीज़ ये है ना कि कई बार ऐसा होता है कि मान लो पता चलता है कि वहाँ नहीं जाना, तब भी हमारी आदत है कि एक बार मना क्यों किया, ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन हो सकता है उसके पास दलदल हो। तो हम क्या है ना, अलर्ट हो जाते हैं जब चीज़ें कुछ इस तरीके घटित होने वाली होती हैं। तीसरा जो समस्या आएगा वो आएगा विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया में सबसे पहली समस्या आपको दिखेगी बहुमत का प्रकार। कहीं लिखा होगा सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, कहीं लिखा होगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत। ये जो बहुमत का प्रकार है ना, ये प्रॉब्लम करता है कि ये क्या मतलब है। कभी हम रिक्तियों को शामिल करते हैं, कभी हम सदन की रिक्तियों को हटाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और दूसरा प्रॉब्लम आती है इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बस ये झटका सह लिया हम लोगों ने, राज्य व्यवस्था में कुछ नहीं है, बिल्कुल पानी के तरीके से चलेगी वो। क्या करेंगे? पॉलिटी, राज व्यवस्था मतलब राज करने की व्यवस्था वो। और खासियत ये है पॉलिटिकल साइंस है, क्या ही गजब। अगर हम जहां पे जैसा झटका समझ गए बस वही है, इसके बाद राज्य व्यवस्था में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है ना। और एक बार आपके जो एनसीईआरटी तो आप साथ साथ इसके पढ़ोगे, और जब एक बार सेक्शन कंप्लीट हो जाए और इसके बाद आप कोई भी किताब पढ़ोगे, आपको आपकी समझ, आपका कंटेंट सबसे ताकतवर लगेगा। इतना ताकतवर होगा कि मान लो अगर मैं इनसे बोलूं कि आओ और यहाँ पर आके समझा दो आके, तो ये समझा देंगे आके। मैं बोलूँ कि आओ इधर आके समझा दो आके, समझा देंगे आके, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बस हमको क्या है, जैसे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर भाषा के स्तर पर दिक्कत है, यहाँ पर प्रक्रिया के स्तर पर दिक्कत है, और यहाँ पर भी प्रक्रिया के ही स्तर पर दिक्कत है, बाकी और कहीं कोई समस्या नहीं है राज्य व्यवस्था। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी तक हम बिल्कुल आराम से चल रहे थे, हम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, एक कठिन क्षेत्र है ये हमारे लिए भाषा के स्तर पर, ठीक है ना। हो सकता होगा कि आपको ये कठिन ना लगे, ऐसा भी हो सकता होगा, वो मुझे लग रहा है, जरूरी नहीं है कि जो मुझे लग रहा हो वो हमेशा सही हो, आप हो सकता है मुझे गलत साबित कर दो, ठीक है ना। तो बस यही प्रॉब्लम है, बाकी और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ये भी ध्यान रखना कि ये जो एरिया है ये सिविल सर्विसेज में डोमिनेंसी है क्वेश्चन के मामले में। प्रश्न जब पूछे जाते हैं ना तो इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता है आपको। लगभग प्रत्येक वर्ष इसमें से क्वेश्चन दिखते रहेंगे, मतलब हर सेक्शन से क्वेश्चन दिखता रहेगा। ऐसा नहीं है कि कभी इससे पूछा, कभी इससे पूछा, कभी इससे, नहीं, इन तीनों से ही प्रश्न पूछेगा। क्यों? क्योंकि ये कठिन है ना, तो आयोग ये जानना चाहता है कि जो कठिन वाला एरिया है उसको लेकर स्टूडेंट कितना मैच्योर है। ओके, हो गया। तो बस अभी तक तो कोई अभी तो बिल्कुल सुपरफिशियली चले हैं, आगे और सुपरफिशियल तरीके से चलेंगे, ठीक है ना। मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि देख ली हम लोगों ने। अब एक हेडिंग डालो, मौलिक अधिकारों के उद्देश्य।
कल की क्लास है तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और साथ साथ कंप्लीट करते जाना। ऐसा नहीं हो कि उसका आप बैकलॉग बना लो। पृष्ठभूमि अभी तो रिपीट की मैंने, नहीं क्या कहना चाह रहे प्लीज? जो पृष्ठभूमि में कल चर्चा की थी उसी के बारे में दोबारा करने के लिए कह रहे हो, ये कह रहे हो ना आप? अभी हम लोग, आप अभी देर से आए हो क्या, स्टार्टिंग से ही हो? बोलो बोलो, देखो बिल्कुल संकोच करने की मेरे साथ तो, अगर आप मेरे साथ संकोच कर गए ना तब तो फिर समझ लीजिए फिर तो संकोच ही संकोच है। बताएं प्लीज। अभी हम लोगों ने चर्चा की है कि 1895 में हमने स्वराज विधेयक को लेके आए, ठीक है ना? स्वराज विधेयक के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का उल्लेख था। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला देश जिसने मौलिक अधिकारों को डॉक्यूमेंटेड किया, अमेरिका। और हमने भी कहाँ से लिया? अमेरिका से ही लिया। फिर हम लोगों ने चर्चा की कि 1928 में नेहरू रिपोर्ट है, उसमें फंडामेंटल राइट्स को लेकर एक प्रॉपर चर्चा की गई थी। इसीलिए एक स्कॉलर हैं जो बोल रहे हैं कि जो मौलिक अधिकार हैं उनका अग्रदूत है ये कमेटी। कौन है वो? ग्रेनविल ऑस्टिन। अच्छा, एक व्यक्ति का नाम और आपने सुना होगा, आइवर जेनिंग्स, ठीक है ना? हम लोग चर्चा कर चुके हैं ना, आइवर जेनिंग्स, वकीलों का स्वर्ग, ठीक है ना? अगर हम संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी को देखें ना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, प्रारूप समिति, बिल्कुल सही है। तो कई एविडेंस ऐसे कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ये चाहते थे कि संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसका चेयरमैन आइवर जेनिंग्स को बनाया जाए। ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ मैं फैक्ट कह रहा हूँ ये यूनानिमसली हमको दिखती है। कई सारे डॉक्यूमेंटिव जो एविडेंस हैं वो ये कहते हैं कि उनका परसेप्शन ये था। लेकिन जो संविधान सभा के अन्य सदस्य थे उनका कहने का मतलब ये था कि संविधान निर्माण में कोई भारतीय ही रहे वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो भारत परिवेश को बेहतर तरीके से समझता है। और विशेष तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस चीज़ को लेकर बिल्कुल पर्टिकुलर थे। देखो, अगर आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा वैचारिक स्तर पर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, दोनों की आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत अंतर है ना? लेकिन यही संविधान सभा की खूबसूरती थी कि संविधान सभा कह रही है कि नहीं भाई, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ही सबसे बेस्ट पर्सन हो सकते होंगे इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के तौर पर, ठीक है? तो कई सारे जो साहित्य हैं उसमें दिखता है कि आइवर जेनिंग्स को लेकर इस तरीके का परसेप्शन था। शायद इसीलिए लगता है कि जब संविधान निर्माण कर दिया गया तो जैसे मान लो सब लोग, जैसे मान लो मैं कहूँ कि ऐसा करते हैं कि इनको मौका देते हैं कि भाई ये कुछ डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें, और सब करें कि नहीं 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 इनको नहीं करते हैं, इनको करते हैं। तो इन्होंने तैयार किया कुछ, मान लो इन्होंने कुछ बोला आके, तो हो सकता है सबको अच्छा लगे और इनको अच्छा नहीं लगे। क्यों नहीं अच्छा लगे? क्योंकि पहले मौका इनको दिया गया था इनकी जगह। तो कई लोग बोलते हैं कि जो आइवर जेनिंग्स बार बार बोलते हैं कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, बेसिकली वो आलोचक होके कह रहे हैं, क्योंकि पहले ऑफर उनको दिया गया था। लेकिन आप ध्यान रखना कि इसके कोई बहुत ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं, कुछ ही किताबें हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं, ठीक है? क्लियर है? फिर हम लोगों ने देखा कि संविधान सभा है, संविधान सभा में एक समिति है जिसके अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों पर एक समिति है। मौलिक अधिकारों की ही एक उप समिति को स्थापित किया गया जिसके अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी। फिर मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर दी थी, मीनू मसानी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, सब याद ही कर लिया है, ठीक है ना? 3 इडियट्स में चतुर्लिंगम था ना, बोला कि आई विल मेमोराइज, तो याद ही कर लिया है, खत्म काम, ठीक है? फिर हम लोगों ने देखा कुछ मौलिक अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, यानी कि संविधान नागरिक और गैर नागरिक में मौलिक अधिकारों को लेकर विभेद कर रहा है, ठीक है ना? अनुच्छेद 15 कह रहा है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध,
ठीक है। अब देखो आप में से कोई ऐसा है, अच्छा यहाँ पे राजस्थान में अपने यहाँ जयपुर के आसपास कोई ऐसा एरिया है जो टूरिस्ट प्लेस हो, ठीक है ना, बड़ा फेमस? आप में से कोई ताजमहल देखने गया है अभी तक? अच्छा 2 लोग गए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ताजमहल का भी एग्जाम्पल दूंगा, फिर मैं आगे अभी देता हूँ। यहाँ कोई ऐसा टूरिस्ट प्लेस हो जो बड़ा फेमस हो और जिसमें फॉरेनर टूरिस्ट के लिए आते हों अपने, हाँ टिकट लगती है उसमें, टिकट लगती है, सब में लगती है। तो देखो कि कई बार आप देखते हो कि टिकट इंडियन के लिए उसका दाम कुछ और रखा जाता है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, हमने विभेद कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही है, ठीक है ना, भेदभाव मनाही है। उसमें दे रखा है मनोरंजन स्थान। तो ये चीज़ें मनोरंजन स्थान है, हम दूसरे देश के नागरिकों से पैसा ज़्यादा वसूल रहे हैं, बेसिकली उनके पास ज़्यादा है, ठीक है। अपने लोगों से हम कम ले रहे हैं, ये नहीं लिख देना कि उनके पैसा ज़्यादा है, ये तो मैं बता रहा हूँ आपको ऐसे इन जनरल। अब क्या है, उनसे टिकट हम ज़्यादा ले रहे हैं, अपना लोगों के लिए हमने दाम कम कर रखा है, या हो सकता है फ्री कर दिया हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल मान लो, क्यों? क्योंकि 15 जो है वो सिर्फ नागरिकों के लिए। अब आप लोग बात करो, अगर आप लोग वहाँ गए होगे, आगरा अगर घूमने के लिए गए होगे तो देखा होगा कि हम लोगों की लाइन अलग लगती है, उनकी लाइन अलग लगती है। हम लोगों के लिए टिकट बड़ी नॉमिनल है और उनके लिए टिकट है ना बहुत हैवी प्राइस रखा गया है ताजमहल देखने के लिए, ठीक है। अभी तो देखने का मौका ही नहीं है, जब सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का फिर छुट्टी कभी कभार जाया करोगे तब इधर उधर घूमा जाएगा, अभी तो घूमने का समय नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 15 हमको ही मिला हुआ है सिर्फ। हाँ हाँ, वो अभी चर्चा करेंगे, अभी चर्चा करेंगे, उसी पे चर्चा करेंगे अभी हम लोग, चिंता मत करो। जैसे हम आर्टिकल में एंटर करेंगे ना वहाँ पे, यहाँ वहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, इसको सस्पेंस रखते हैं, ठीक है ना। हेडिंग डाल रखी है ना, मौलिक अधिकारों को उद्देश्य। देखो मौलिक अधिकारों के उद्देश्यों को देखोगे ना तो इसके 3 सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य आपको दिखते हैं। पहला उद्देश्य क्या है? राज्य की निरंकुशता पर, अरे 2 जगह यही लिख दिया है, राज्य की निरंकुशता, राज्य की निरंकुशता। नहीं नहीं, वाइट चलाने की जरूरत नहीं है, ये तो इतना समझदार हम लोग हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। सबसे पहले तो क्या है, राज्य की निरंकुशता पर नियंत्रण लगाना। राज्य की निरंकुशता का मतलब क्या है कि राज्य मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है, ठीक है ना। क्यों नहीं छीन सकता है? क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं, सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य। अब ये आता है, ये सर्वांगीण विकास का मतलब क्या है? इसको लेकर बड़ा विरोध रहा हमेशा से ही, क्योंकि बार बार इस्तेमाल होता है ना शब्द सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास का मतलब क्या? तो हाँ सॉरी, बोले, हाँ बोलो। सबका विकास नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। अब उच्चतम न्यायालय के पास जब केस गया ना तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में उसने बताया कि सर्वांगीण विकास का मतलब क्या। वो कह रहा है सर्वांगीण विकास को 3 आधारों पर देखो, बौद्धिक, आध्यात्मिक। कौन बता रहा है ये? कौन बता रहा है? आप बता रहे हो? आप बता रहे हो? कहाँ से देख लिया?
एथिक्स में भी मैम ने बताया था। देखो यही चीज़ याद रखने वाली चीज़ है। आपने पढ़ रखा होगा सिंक कराना है, वहाँ पढ़ा यहाँ लेके आना। वहाँ हो सकता है उन्होंने ये नहीं लिखा है वो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये यहाँ से ऐड कर दिया। ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय बोल रहे हैं कि भाई देखो आध्यात्मिक, बौद्धिक और नैतिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, सर्वांगीण विकास बोलेंगे। क्लियर है। फिर दूसरा है कि ये नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना का विकास करते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है समता का अधिकार, फिर एक लिखा है स्वतंत्रता का अधिकार, फिर एक लिखा हुआ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर एक है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर एक है अल्पसंख्यकों या जो हम लोग बात करते हैं उनकी कला और संस्कृति संबंधी अधिकार। तो अब आप मुझको ये बताओ, अगर हमने क्लास में सबके बीच में समानता स्थापित कर दी, सबको मौका दिया क्वेश्चन पूछने का, तो किसी के मन में कोई भी हीन भावना नहीं है। ये प्रश्न पूछे, मैं बोलूँगा अरे क्या गजब प्रश्न पूछा है यार, यही तो आ जाना है एकदम। और ये पूछे, बोल क्या प्रश्न पूछ लिया बताओ, ये क्वेश्चन आएगा कभी। आप बताओ इनके मन में हीन भावना आ जाएगी ना, मैंने क्या किया। क्लियर है। फिर स्वतंत्रता भी दे दी। देखो किसी का फ़ोन आता है बाहर चला जाता है, फिर टहलता रहता है, फिर वापस आ जाता है, फिर आपस में बातचीत करता रहता है, फिर थोड़ी देर बाद फिर उसका मन आता है फ़ोन निकाल के देख लेगा, फिर इसके बाद उठाएगा बैग और चल देगा। स्वतंत्रता का अधिकार, कोई रोक टोक नहीं। तो अब हम रोक टोक नहीं कर रहे हैं तो उसके बीच में आत्मसम्मान की भावना घर कर रही है कि हाँ भाई मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हालांकि हम लोगों की क्लास के नहीं निकलते हैं, मैं इन जनरल बता रहा हूँ, ऐसा होता रहता है ना। फिर दूसरा क्या है, अच्छा देखो एक चीज़ बताऊं, जैसे सब्जेक्ट को जब हम जीना शुरू कर देते हैं, जब उसे हम लाइवली बना लेते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगा। अगर आप उसको ये करने लगोगे कि इसको पढ़ के रटना है हमको, तब दिक्कत होगी। इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि खाली एक सब्जेक्ट तो है नहीं, सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं। तो उन सारे सब्जेक्ट को हम कैसे सिंक करें, बस इसी कला का तो विकास करना है। और बहुत आसान है, किसी के अंदर भी आ जाता है। अगर थोड़ा सा हमने मेहनत किया तो किसी के अंदर भी आ जाएगा। और एक चीज़ और बोलूँ, शिक्षक से ज़्यादा चुनौती आपके लिए है। मेरा तो एरिया डिसाइडेड है कि भाई मुझे किन सब्जेक्ट्स पर काम करना है, मेरे पास गिने चुने सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो ना कि मैं तो सिर्फ यही पढ़ूंगी यही पढ़ूंगा, आपको तो पूरा पेपर देना है। हाँ एक चीज़ है कि मुझे इसे हमेशा पढ़ना है, जब तक पढ़ाना है। आपको सिर्फ 2-3 साल ही पढ़ना है, एसडीएम बन जाओ, डिप्टी एसपी बन जाओ, और फिर कोई पूछे कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण का मतलब क्या है, तो मेरे से पूछेगा तो मुझे हमेशा बताना पड़ेगा। अब ये मान लो डिप्टी एसपी हैं, इनसे पूछा कि सर ये बताइए आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो आप बताएं कि सर विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण क्या है। तो ये अपने नीचे वाले से बोलेंगे जरा इसको लेके आना जरा थाने में, इसको मैं अच्छे से बताता हूँ कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण क्या है। चार को खड़ा किया और चारों को इकट्ठे से मारा, बोले देखो ये है विधि के समक्ष समता। समझ में आया। दूसरे में वो नहीं कहेगा, कहेगा सर हमको दोनों पहली बार में ही समझ में आ गए, अब मैं जा रहा हूँ। आपको क्या करना है, आपको कब तक पढ़ना है, जब तक कि आप एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है, बस वो अगले 1-2 सालों में हो जाना है, हार्डली 1 और 2 ईयर्स, जो जिसको जैसे देना होगा। ठीक है। अभी देखो अगला क्या कह रहा है, कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा देनी। समाज के जितने भी कमज़ोर वर्ग हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन बोलते हैं उनको, उनको सुरक्षा देती है। समाज के कमज़ोर वर्ग कौन से हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
महिलाएं, ओबीसी, बच्चे, श्रमिक, ये नहीं है कि इसमें सब हैं। ऐसा नहीं है कि सब अनुसूचित जाति के लोग डिप्राइव्ड सेक्शन में हैं, कमज़ोर हैं। ऐसा नहीं है कि सब अनुसूचित जनजाति के लोग डिप्राइव्ड सेक्शन में हैं, कमज़ोर वर्ग हैं। या महिलाएं भी ऐसा नहीं है कि सब कमज़ोर हैं, लेकिन माना जाता है ना कि हाँ भाई इनको सबको अपलिफ्ट कराना है। तो इनको अपलिफ्ट कराने का काम भी क्या करता है, यही हमारे मौलिक अधिकार करते हैं। ठीक है ना, ये मौलिक अधिकारों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्लियर है? ठीक है ना, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, चलेगा? बिल्कुल ओके। लेकिन आध्यात्मिक का मतलब क्या है कि जो वो अध्यात्म के स्तर पर करना चाहता है उसको करने की स्वतंत्रता। ठीक है ना, आध्यात्मिक स्तर का सीधा सा मतलब होता है जिसमें स्वयं को जानने का प्रयास होता है ना, आध्यात्म की तरफ, आध्यात्म। क्लियर है? ठीक है, पहला पॉइंट लिखें, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, पहला पॉइंट लिखो, मौलिक अधिकार वैसे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति के, जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होते हैं, अनिवार्य होते हैं, ये अधिकार, ये अधिकार राज्य के विरुद्ध, ये अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए अधिकार हैं। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध प्रदान किए गए अधिकार हैं तथा इनके उल्लंघन होने की स्थिति में, तथा इनके उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायपालिका का सहारा, इनके उल्लंघन होने की स्थिति में न्यायपालिका का सहारा लिया जा सकता है। लिया जा सकता है। इस कारण लिया जा सकता है, इस कारण, इस वजह से, इस कारण ये राज्य की निरंकुशता पर, ये राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं, राज्य की निरंकुशता पर रोक लगाते हैं। क्लियर है कि भाई राज्य इनको छीन नहीं सकता है। ठीक है ना, देखो मौलिक अधिकारों का सेटअप आप समझ लो पहले। ठीक है ना, मैं हमेशा से अपनी एक क्लास में एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर हमारे सामने, अगर हमारे ऊपर इन ब्रिटिशर्स ने शासन नहीं किया हुआ होता तो हो सकता होगा हमारा संविधान कुछ अलग तरीके का होता।
ब्रिटिशर्स ने, अभी मैं बताता हूँ, ब्रिटिशर्स ने चूंकि बहुत एक्सप्लॉइट किया हमको, हमें कोई अधिकार नहीं दिए। तो जब संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया ना, तो उन्होंने सबसे पहले लिखा राज्य, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा बताया नागरिकता, और तीसरा तुरंत शुरू किया मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये बताया उन्होंने कि भाई नागरिकों के कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। फिर अगर एक चीज बताओ, अगर ब्रिटिशर्स छीन सकते हैं तो इसका मतलब है कि राज्य, कोई भी राज्य छीन सकता है। तो संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार बता दिए, राज्य बता दिए, और कैसे उसको छीना जा सकता है उसको ही बता दिया, ताकि नागरिकों के अधिकार पूरी तरीके से सुरक्षित रहें। और रही सही कसर पूरी ये भी कर दी कि उनको ये बता दिया कि कभी उल्लंघन होगा तो कहाँ का दरवाजा खटखटाना है। ऐसा नहीं हो कि गलत दरवाजा खटखटाओ कि नॉक नॉक, पूछे कौन, बोले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया, बोले हम तो इंटाइटल्ड ही नहीं है, वहीं बोल दो। और न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है। क्लियर है ना? उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है। ठीक है। जैसे जब उन्होंने हमारे ऊपर शासन किया तो भेड़ बकरी के तरीके से हम लोगों को ट्रीट करते थे, कोई भी अधिकार नहीं थे। नाम का था कि सिर्फ समानता का अधिकार है, लेकिन कोई समानता नहीं थी। हमको दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे। ठीक है ना? मॉडर्न इंडिया आपने पढ़ी होगी ना, तो मॉडर्न इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिशर्स की जो बहुत सारी नीतियां थी वो बड़ी अलग तरीके की नीतियां थी। जैसे भारत कपास उस उत्पादक देश के तौर पर था, जो वस्त्रों को बनाता था, सूती वस्त्र उस लोग बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन पे अगर आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि हम कपास को देते थे मेसोपोटामियाई सभ्यता को। ठीक है ना? वहीं कपास का नाम पड़ गया सिंधन, और सिंधन से ही उसका चेंज होते ही वो सिंधु हो गया, और सिंधु से ही वो होते होते वो इंडस हो गया, है ना? ठीक है ना? और इंडस से ही वो बन गया इंडिया आगे चल के, जो हम एक क्रोनोलॉजी देखते हैं। तो कोई समानता का भाव नहीं था। शोषण इतना था कि जो बुनकर थे भारत में, नहीं बुनकर समझते हो ना, जो वेविंग करते हैं, जो वस्त्र को बनाते हैं, तो वो देखा होगा वो जो कारीगर जो वो उसको सूत काटते थे, उन्होंने अपना अंगूठा काट लिया था, अंगूठा काट लिया था। एविडेंस ऐसे मिलते हैं ना, जैसे आपको बना दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मान लो कि ये बुनकर हैं, तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, इनको ज़बरदस्ती पैसा देंगे कि ऐसा है हमारे लिए ये सूती वस्त्र तैयार करो। अब ये नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे, बोले कि नहीं ज़बरदस्ती लो। तो इन्होंने बोला कि अरे हम कैसे काम, हमने तो वो काम ही छोड़ दिया। बोले काम छोड़ दिया कैसे? बोले अंगूठा ही कट गया, क्या करें। अब पकड़ने के लिए, होल्डिंग कैपेसिटी के लिए अंगूठा हमको बहुत चाहिए, जरूरी है। ऐसे उन्होंने कृषि व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। कमबख्तों ने बहुत शोषण किया, मतलब जितना एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हो सकता होगा उतना किया। मॉडर्न इंडिया पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कई जगह लिख रखे थे इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अब सोचो हमें किसकी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, जानवर की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन कई कह रहे हैं हम समानता लेके आ रहे हैं। गांधी बाबा सही टिकट लेके गए, उतार दिया, बोले अरे ये कैसे बैठेगा, ये तो ब्लैक है। कह रहे हैं हम समानता स्थापित करेंगे, कहते कमबख्त कुछ रहे और करते कुछ रहे। ठीक है ना? हमेशा से ही उनकी नीति यही रही। तो जब इतना एक्सप्लॉयटेशन किया, किसी को उठा के बंद कर दिया। अब उनके घर वाले पूछ रहे कि आपने बंद किया है, बोले कहाँ, हमारे पास कहाँ है ही नहीं। वो मूवी देखी होगी आपने लगान, स्टार्टिंग में। अब देखो इतने दुष्ट हैं, अगर उस मूवी का चित्रण देखो, इतने दुष्ट हैं कि उसको कह रहे हैं कि भाई ऐसा राजा कह रहे हैं कि आप ये खाओ, नॉनवेज खाओ। अरे भाई जो नहीं खाना चाहता जबरदस्ती कैसे बाध्य करोगे, लेकिन कह रहे हैं कि खाओ, और अगर नहीं खाओगे तो 3 गुना लगान दो। अभी मूवी आपने देखी थी वो RRR,
कि उसमें वो जो लड़की है उसको आर्ट बहुत अच्छा आता है, तो बोले इसको ले चलते हैं, ये हमारे घर में आर्ट का काम करेगी। बताओ, एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम है। एक आप कई फोटो, जैसे बहुत सारी पुरानी फोटो देखते होगे, तो पुरानी फोटो में आप देख रहे होगे कि कई जगह ऐसे रेलवे प्लेटफॉर्म है, और उस रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक पोल पर एक व्यक्ति को इस तरीके से उन्होंने हैंडकफ कर रखा है, और पीछे से उसको मार रहे हैं, और पीछे कोई कपड़ा नहीं है उसके पास। बहुत तकलीफ से हमने आज़ादी पाई है, और ये जहाँ रहें कमबख्त लड़वा के ही रहें। इसीलिए इन्हीं को हटाया हमने। अभी पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने थे ना, इन्हीं को हटाया था, यूनाइटेड किंगडम को ही हटाया था। एक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नाम सुना होगा। जब हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो हेग में एक है इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ना, उसमें हमारा भी मेंबर एक खड़े हुए थे, और एक इसके यूके के भी मेंबर खड़े हुए थे। उसको हरा के हम उसके न्यायाधीश बने। कौन नाम है उनका? दलवीर सिंह भंडारी, जो अपने यहीं राजस्थान से, जोधपुर से बिलोंग करते हैं। ठीक है ना, इन्होंने हमारे ऊपर राज किया। अब देखो, हमारे भारतीय मूल के हैं मिस्टर सुनक। एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम किया है कम वक्तों ने। फिर बहुत बाद में पंखे का आविष्कार हुआ ना, तो ये क्या है ना, ये पंखे क्या है कि जैसे मान लो एक आपने देखा होगा पुरानी जो मूवीज़ वगैरह या उसमें देखा होगा कि एक डोर लगी रहती थी, और डोर लगे में एक पंखा ऐसे करके ऐसे वेव करता रहता था, और बाहर लोग उसको खींचने वाले हुआ करते थे। ठीक है ना, कई ऐसे एविडेंस हैं जिनमें बताया गया कि उन लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के लेके आते थे जो गूंगे और बहरे हुआ करते थे। उनका काम ये था कि पंखा किया जाए। अब सोचो, एक्सप्लॉयटेशन। अगर बूट पॉलिश करनी है तो यहाँ नहीं रखेंगे, बूट ज़मीन पे नहीं रखेंगे, जब वो ज़मीन पे बैठेगा तो उसके इस पर रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, पॉलिश कर रहे हैं। बताओ, समानता की कम वक्त बात कर रहे हैं ये। ठीक है, गूंगे बहरों को इसलिए रखते थे कि ये अपनी कोई निजी बात कर रहे हैं तो उसको कोई बता ही नहीं पाए, सुन भी नहीं पाए, पता ही नहीं चलेगा। एक्सप्लॉयटेशन मैक्सिमम में। इशारे ऐसे नहीं चलते, इशारों की थेरेपी होती है। उस वक्त की बात करो जब उस वक्त देश है, और अब कुछ नहीं करना, इशारों से पड़ोसी को समझाना, कुछ ही चीज में समझ पाएगा पड़ोसी। ठीक है, वरना वो यही पूछेगा कि अरे कहना क्या चाहते हो। ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। तो हमारे संविधान निर्माताओं के पास एक लंबा एक्सपीरियंस था एक्सप्लॉयटेशन का। उन्होंने बोला कि ना भाई, अगर ब्रिटिशर शोषण कर सकते हैं तो इसका मतलब है कोई शोषण कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, सीधा मौलिक अधिकारों को स्थापित किया। इसीलिए कहते हैं ये राज्य के विरुद्ध हैं, यानी कि राज्य को निरंकुश होने से रोक देंगे। क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखो। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार समाज की कमजोर और मौलिक अधिकार समाज के कमजोर और सीमांतीय, समाज के कमजोर और सीमांतीय, लिख लोगे ना सीमांती कि लिख दूं? सीमांती कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। सीमांतीय, सीमांती का मतलब क्या माना जाता है? जैसे हाँ बिल्कुल सही है, किसने बताया? हाशिया शब्द किसने? हाशिया, बिल्कुल सही। सामान्य भाषा में जो बोलते हैं हाशिया, मतलब मान लो सेटलमेंट यहाँ है और रह रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग, तो क्या है ना, इनके पास विकास नहीं पहुँच रहे हैं,
तो समाज के कुछ ऐसा वर्ग है जो हाशिए पर है, छूटा हुआ है, मुख्य धारा से कटा हुआ, पिछड़ा हुआ भी नहीं करो, कटा हुआ ज़्यादा अच्छा शब्द है, उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है। लिखो, यह समाज के कमजोर और सीमांतीय वर्गों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। कमजोर वर्गों के रूप में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, बच्चे इत्यादि शामिल किए जाते हैं। बच्चे इत्यादि शामिल किए जाते हैं। फिर अगला पॉइंट लिखो, मौलिक अधिकार नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना, मौलिक अधिकार नागरिकों में आत्मसम्मान की भावना को बढ़ावा देते हैं, जिससे गरिमापूर्ण जीवन को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अनुच्छेद 21, इसी में लिखो, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन को, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन को स्थापित करने में, अनुच्छेद 21 गरिमापूर्ण जीवन को स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आगे चल के भी हम लोग चर्चा करेंगे 21 पर, तो वहाँ पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार के उद्देश्य हम इन परसेप्शन पर देखते हैं। अब एक हेडिंग डालोगे छोटी सी, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। ये देखो छोटे छोटे प्रश्न है जो आपके सामने बन के आ सकते हैं। क्लियर है। मौलिक अधिकारों की विशेषताएं। ठीक है ना। देखो विशेषताएं बिल्कुल सिंपल से आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली क्या है, संविधान में इनका प्रावधान है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के
प्रावधान। फिर दूसरा, सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने गोलकनाथ बना पंजाब केस के बारे में डिटेल नहीं लिखा है नहीं ना, अभी पिछला नहीं लिखा है ना, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, तीसरा, नागरिक और गैर नागरिकों में विभेद कर रहा है। पंद्रह, 16, 19, 29 और 30 सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं, या दूसरे अर्थों में कहें 15, 16, 19, 29 और 30 के प्रावधान विदेशी लोगों को प्राप्त नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। फिर इनमें संशोधन किया जा सकता है, आगे हम लोग देखेंगे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया, संवैधानिक विधि का अधिकार बना दिया। कहाँ ले गए इसको? बिल्कुल सही है, भाग 12 300A या 300 क, ठीक है ना। संशोधन कर सकते हैं और इनको बढ़ा भी सकते हैं। वो पहले कम किया, आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया ना, मौलिक अधिकारों में अगर हम कमी करेंगे तो न्यायपालिका का एग्री होना जरूरी है, और वो एग्री नहीं है, इसलिए माना जाता है कि मौलिक अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है ना। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना, 2002 का है, और इसके माध्यम से हम लोगों ने शामिल किया अनुच्छेद 21 का, और हमने शिक्षा का अधिकार दिया। बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? हाँ बताएं। नहीं, जो पास होते जाता है, जैसे अभी देखा था ना, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है ना। अब देखो 108 है कि 106 है? 106 है, एक बार आप देख लो, कोई देख लेगा, वो तो बता रहा हूँ ना, कोई एक ही, ऐसा नहीं हो कि इसमें नहीं मिलेगा, इसमें अभी आया। हाँ कोई बात नहीं है, एक बार देख लो, उससे उससे पता चल जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपको याद होगा हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब चर्चा की थी, हम लोगों ने विधेयक और अधिनियम के बारे में बेसिक्स में लिखाया था ना। जैसे मान लो ये है राष्ट्रपति, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, और ये है हमारे दो सदन, ठीक है ना, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है ना। राज्यसभा बनाते हैं इनको क्योंकि संख्या छोटी है ना इनकी, और इधर अब क्या है, एक सरकार एक विधेयक लेके आएगी जिसका एक नंबरिंग होगा, ठीक है ना, उसको पेश करेगी इस सदन में। मान लो सरकार में मान लेते हैं कि ये दो लोग हैं, मिल गया, कौन सा मिला? 106 है ना, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं, कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता होगा, और उस चीज़ के लिए डाउट नहीं लेना है, हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार, चीज़ें चलती रहती है ना, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ओवरलैप करती है, लेकिन अब इससे क्लियर हो गया कि अब कभी गलत नहीं होना है, बिल्कुल डेड श्योर है। हम लोग जब उसको डिस्कस कर लेते हैं ना, तब वो गलत होने की पॉसिबिलिटी अब खत्म हो गई। पूछेगा तो सबसे पहले यही याद आएगा कि अरे एक बार क्लास में चर्चा हो रही थी, ठीक है ना। अब देखो ये दो मंत्री हैं, ठीक है ना, सरकार में जो विधेयक लेके आएंगे, ठीक है ना। तो ये पहले एक विधेयक लेके आए इन्होंने, और इन्होंने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा राज्यसभा में इसको पारित किया। मान लो कि जब ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी संख्या है 128, ये क्या है,
विधेयक संख्या है। और अब तक संविधान में संशोधन हो चुके हैं 105 मान लो, ठीक है ना। दूसरा ये लेके आए विधेयक, और इसकी संख्या है 129, ठीक है ना। दोनों विधेयक आ गए सदन में। ऐसा हो सकता होगा कि 128वां जो विधेयक प्रस्तुत किया गया हो उसको पारित करने में टाइम लग जाए, उसको पारित करने में टाइम लग जाए, उसके प्रावधानों को लेकर विरोध की स्थिति खड़ी हो जाए, सदन एग्री ना करे, पारित ही ना करे, तो ये क्या किया, ये तो लैप्स हो गया, खत्म हो गया। आगे कौन बढ़ेगा, 129। जब 129 पारित कर दिया जाएगा दोनों सदनों द्वारा और उनके द्वारा जब हस्ताक्षर कर दिया जाएगा राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, तो ये क्या बनेगा, अधिनियम बन गया। तो ये क्या बन गया, 106। नंबर कितना था, 129। उससे पहले 128 है, वो भी हो सकता है अभी लैप्स हो गया हो, नहीं तो पड़ा हो। अब जब ये पास हो जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तो ये बन जाएगा 107। तो हम क्या है, हमेशा इसकी सीक्वेंसिंग को ही ध्यान में रखते हैं। बहुत कम होता है कि इसको पूछे, लेकिन याद रखना पूछे जाने की पॉसिबिलिटी तो हमेशा रहती है। यूपीएससी पूछ देती है, कई बार इसी को ही पूछ देगी, और वो इतनी स्मार्ट है कि क्या करेगी, दोनों ऑप्शन दे देगी। तो वहां पे वो लिखेगी कौन सा विधेयक था। तो हमको क्या करना है, विधेयक और अधिनियम में इस बेसिक में हम लोगों ने लिखा था, लिख रखा था ना हम लोगों ने, विधेयक और अधिनियम में अंतर हम लोगों ने देख, क्लियर है। 106 नहीं, एक ही विधेयक आएगा, उसी के प्रावधान आएंगे उसमें। कहाँ कहाँ संशोधन करना चाहते हैं ये उसी में लिखा होगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है ना, ठीक है ना, जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है हम लोगों ने, तो हमने इसमें अलग अलग अनुच्छेदों में संशोधन किया है। लोकसभा में वहाँ संशोधन किया, राज्यों की विधानसभाओं में वहाँ संशोधन किया, और दिल्ली के बारे में भी हम लोगों ने संशोधन किया। क्लियर है ना, तो उसका परसेप्शन अलग अलग हो सकता हो। क्या करें, स्टेट तो अपना लेके आ रहे होगे, स्टेट का मतलब नहीं, एक बार ये लागू हो गया तो ये तो इन्होंने तो जो संसद और राज्य विधानसभाओं में है वहां पे उन्होंने ये कर रखा है, सेवाओं में तो अपना ही चल रहा है। क्लियर है, ठीक है। बस इसे हम लोग लिखेंगे फटाफट, पॉइंट्स में लिखोगे। मौलिक अधिकारों की एक स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है, पहला पॉइंट है। मौलिक अधिकारों की एक स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। संविधान के भाग 3 में व्यवस्था है, एक स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है। अब ये देखो, साइन लैंग्वेज थी, साइन लैंग्वेज समझते हो ना, जो थोड़ी देर पहले बात करते थे, उन्होंने बोला कि सामने वाले का इशारा क्या है कि थोड़ा धीरे, हौले हौले, ठीक है ना, आराम से चलो, ठीक है। हमें यहाँ से चलनी है, हमको यहाँ से चलानी है पैसेंजर ट्रेन। आप तो सोच रहे हो कि हम वंदे भारत चलाएंगे सीधा, वंदे भारत मत चलाओ। लिखें, लिखा, लिख लिया ये, लिख नहीं, कोई बात नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, लिख लिया, लिखोगे। अरे कौन बता रहा है, किसने बताया, यस सर, पूछा किससे, और खासियत है मैंने जेंडर के आधार पर पूछा, ठीक है। लिखें, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के प्रावधान, 12 से 35 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हैं।
अनुच्छेद 12 से 35 के प्रावधान मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट लिखो। मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य कब का मामला है ये? बिल्कुल सही है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मामले में उच्चतम न्यायालय ने सर्वांगीण विकास को परिभाषित किया है। इसमें से एक राज्य वो गायब है ना, कोई गायब है, तभी चौथे की सीट। सर्वांगीण विकास में बौद्धिक नहीं, इसी में कंटिन्यूशन में सर्वांगीण के ही बारे में लिख रहे हैं ना। सर्वांगीण विकास में बौद्धिक, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास शामिल है। इसी में लिखना, इसी दृष्टिकोण से अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 इसी दृष्टिकोण से अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में रिट पहली बार सुन रहे हो? कोई बात नहीं, बोलो, पहली बार सुन रहे हो, इसके लिए इतना सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। रिट, ठीक है ना। कई बार आप इसके नाम भी सुनते होगे ना, याचिका, लेकिन आप लिखना यही रिट, ठीक है ना। रिट जारी करने की शक्ति
इंग्लिश में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं रिट्स, रिट जारी करने की शक्ति रखती है या रखते हैं कोई बोल रहे हैं कि सर ऑनलाइन वालों के लिए पॉलिटी क्वेश्चन की बुकलेट पीडीएफ मैं ऐप पे नहीं है, ऐप पे नहीं, कोई बात नहीं, मैं आज बोल दूंगा और वो कल तक अपलोड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। फिर तीसरा लिखो, मौलिक अधिकार। तीसरा पॉइंट, मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों एवं गैर नागरिकों के संदर्भ में अलग अलग व्यवस्थाओं का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 एवं 30। हाँ, 15, 16, 19, 29 एवं 30 के मौलिक अधिकार 30 के मौलिक अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, जबकि अन्य मौलिक अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को, नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों को प्रदान किए गए हैं। क्लियर है? अगला पॉइंट देखो, मौलिक अधिकारों को संशोधित और विस्तारित किया जा सकता है। अनुच्छेद, सॉरी रुकना, लिखा तो नहीं, विस्तारित किया जा सकता है, लिखेगा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार को परिवर्तित करके उसे संवैधानिक विधिक अधिकार
संवैधानिक विधिक अधिकार, संवैधानिक विधिक के बीच में हाइफन रहेगा, संवैधानिक विधिक अधिकार के रूप में, विधिक लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है ना, संवैधानिक विधिक अधिकार के रूप में भाग 12 में अनुच्छेद 300 का, भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में स्थापित किया गया इसी में लिखोगे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से अनुच्छेद 21 का ठीक है ना, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। जो अभी हमने पिछले पेज पे लिखा था उसमें 44वां संविधान संशोधन लिखो, संपत्ति का अधिकार जो लिख रखा है संवैधानिक विधिक अधिकार, उसको अंडरलाइन करो वहाँ पे जाके, 44वां संविधान संशोधन। चवालीसवां संविधान संशोधन, उसको अंडरलाइन करो, संवैधानिक विधिक अधिकार अंडरलाइन करो, अनुच्छेद 300 का को अंडरलाइन करो, 21 का को अंडरलाइन करो, 86वां संविधान संशोधन को अंडरलाइन करो, ठीक है ना, और शिक्षा का अधिकार को अंडरलाइन करो। ठीक है ना। ऊपर जो लिखा हुआ था नागरिक और गैर नागरिक, उसमें 15, 16, 19, 29 और 30 इसको अंडरलाइन कर लो। पढ़ने के दरमियान भी आपको एहसास होता रहेगा कि मुझको कहाँ कहाँ कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। क्लियर है? देखो बेसिक थीम कंप्लीट हो गया यहाँ से, ठीक है ना, बेसिक थीम अब कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पहले एक बार समझेंगे और समझने के बाद एंटर करेंगे, क्योंकि अब हम एंटर कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है ना। हमको दिखती है संसद, ठीक है ना, जिसको हम किस रूप में जानते हैं, विधायिका के रूप में, जिसका काम क्या है, विधि निर्माण करना, ठीक है ना। एक तरफ दिखती है हमको सरकार, विधायिका है, कार्यपालिका है,
पहले समझ लेंगे फिर लिखेंगे। न्यायपालिका है, एक तरफ हमको दिख रही है मैं भी इंस्पायर हो जाता हूँ ना ड्राइंग करने में, ठीक है ना। दूसरी तरफ हमको दिख रहे हैं नागरिक, ठीक है ना। इन्हीं नागरिकों ने किसका निर्माण किया है? सरकार का, ठीक है ना। जिसकी हम बात कर रहे हैं विधायिका, कार्यपालिका, यहाँ पे इन्हीं नागरिकों को कुछ मिले हैं अधिकार, ठीक है ना। जो ये अधिकार मिले हुए हैं ये, इसको देखा है स्नेक, नाग। देखो अब क्या समझना है हमको, जो नागरिकों के अधिकार मिले हुए हैं ये देखो, ये सर्वांगीण विकास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। विधायिका क्या करने का प्रयास करती है? विधियों के माध्यम से इन अधिकारों को छीनने का प्रयास कर सकती है। करती है कि नहीं करती अलग चीज है, छीनने का प्रयास कर सकती। क्यों? ब्रिटिशर्स कर चुके थे। तो हमारे मन में आया कि ये जो है ये अधिकारों को छीन सकते हैं किसके माध्यम से? विधि के माध्यम से। क्लियर है ना। तो संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत सबसे पहले तो ये बताया कि पहले ये जान लो कि किसके माध्यम से छीना जा सकता है। तो 12 में सबसे पहले बता रहा है छीना जा सकता है, ठीक है ना। दूसरा है जो ये हमको संसद दिख रही है, जो ये हमको कार्यपालिका विधायिका दिख रही है, दो अंग हमको दिख रहे हैं, ये किसके तौर पर देखे जा रहे हैं? राज्य। तो मैं एक साधारण शब्दों में बोलूंगा, राज्य कानून बनाकर, विधि बनाकर मौलिक अधिकारों को छीनने का प्रयास कर सकती है। समझ गए? सारा सीक्वेंसिंग है एक साथ। संविधान निर्माताओं ने पहले ही काम किया, सबसे पहले बताया कि किसके माध्यम से छीना जा सकता है। सबसे पहली परिभाषा उन्होंने दी विधि की, कि कानून बना के छीना जा सकता है तो अधिकार जो नागरिक हैं वो अलर्ट हो जाएं, बताया। दूसरा है कौन छीनेगा? कौन छीनेगा? कौन छीनेगा? राज्य छीनेगा। तो दोनों के अंतर्गत उसने एक चीज में राज्य की परिभाषा दी और एक चीज में उसने कानून की परिभाषा दी। स्पष्ट कर दिया उसने कि भाई राज्य की परिभाषा है, राज्य छीन सकता है किसके माध्यम से? विधियों के माध्यम से। तो 12 में राज्य बता दिया, 13 में कानून विधि बता दी, ताकि किसी को कोई कंफ्यूजन ना रहे। क्लियर है? फिर देखो, मौलिक अधिकार सर्वांगीण विकास के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जिनको छीना नहीं जा सकता है। राज्य छीनने का प्रयास कर सकता है किसके माध्यम से? विधियों के माध्यम से। तो संविधान स्पष्ट कर रहा है, या दूसरे अर्थों में बोलूं कि संविधान निर्माता स्पष्ट कर रहे हैं कि राज्य कौन है और विधि कौन है। ये नागरिक हैं और इनको अपने शत्रु का पता चल गया कि कौन है शत्रु और कौन हथियार लेके आया, किन किन तरीके के हथियार लेके आया है। क्लियर है? 12 कह रहा है
कि राज्य में कौन कौन शामिल है? भारत की सरकार, संसद। ये साउंड इको कर रहा है। फिर है प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल। तीसरा बता रहा है स्थानीय प्राधिकारी। नगर पालिकाएं और पंचायतें। अच्छा, ऐसे हो गया। यही था ना, उसी वजह से था। मैं देखो, अब इतनी छोटी सी बात मैंने नोटिस कर ली। यही काम आपको अधिकारी बन के करना है। पब्लिक आपको बोल नहीं पाएगी। कहना चाह रही है, पहला जनता यही कहना चाह रही है कि देखो जो किया है कलाकारी वो सही नहीं की है। क्यों? लगाना था पॉइंट, हल्का सा वो टिल्ड हो गया, लेकिन कह नहीं पा रही है। ठीक कर दिया उसको। जनता के बीच में कोई समस्या नहीं, वरना पता लगा यही जनता आक्रोशित हो जाती, चार को इकट्ठा कर देती और सीधा देखो नारा लगवा दिया, मुर्दाबाद कह रहे हैं। बताओ बताओ, हे भगवान। क्लियर है? फिर अन्य प्राधिकारी भी क्या है? जो अन्य प्राधिकारी हैं, अब ये बताओ कि पहले भी था ये? अरे नहीं, पहले भी क्यों? ये जो अन्य प्राधिकारी हैं, इसके लिए किसको उत्तरदायी ठहराया गया है? क्लियर है? ठीक है। न्यायपालिका क्या करेगी? वो समय समय पर बहुत सारी संस्थाओं को राज्य की परिभाषा में शामिल करेगी और बताएगी कि भाई ये चीजें हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत शामिल हैं। अब तो काफी कम हो गया। एक तो मेरा ही गला खराब है और ऊपर से, ठीक है। नहीं नहीं, अरे मैं तो जान ही रहा हूँ कि आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब एक हेडिंग डालो, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। लिखो, मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों को राज्य मौलिक अधिकारों को राज्य विधि के माध्यम से मौलिक अधिकारों को राज्य, अंडरलाइन करना, राज्य विधि के माध्यम से छीने जाने का प्रयास कर सकता है। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने
ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत इसको है ना, कॉपी को रखा करो ऊपर, लिख आएगा, स्केल हटाओ नीचे से और राइटिंग पैड हटाओ, कोई बात नहीं, उधर रखो उस पैड पर। अब इसको रखोगे, क्या है ना, स्टेबिलिटी जो आएगी ना इसी हाथ पर आएगी, इसी वजह से ये सब छोटी छोटी है। अभी स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, आगे इसको करके रखो और आगे कॉपी को आगे करो अपने, और आगे करो और आगे करो, बस स्टेबल दो, ऐसे ही आएगा, धीरे धीरे आएगी। इसमें आपकी आदत बनी हुई ना शुरू से। या तो जब अधिकारी बन जाओगे, तो अधिकारी बनोगे तो एक टेबल टॉप मिलता है आपको, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? हाँ वही, तभी तो कह रहा हूँ ना, जैसे टेबल टॉप क्या है, टेबल टॉप इस तरीके से, जैसे हमारे पास बोर्ड रखा हुआ है ना, तो बोर्ड जैसे उधर की तरफ बेस ऐसा लगा होगा, ग्लास का होता है ये, फाइबर का मेड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो लिखना है ही नहीं, ऐसे बैठ के ऐसे ही लिखता रहता है वो, जरा जरा साइन करता रहता है क्या चीज़ की, जब जैसे बार बार ऐसे लिखना तो डेविएशन हो रहा है उसमें, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। दूसरा है जो बिल्कुल गर्दन झुका के लिखते हैं ना, वो भी लिखने के, वैसे तो कोई गर्दन नहीं झुका कर, वो चेंज हो गया, छूट गया, आप ही थे ना शायद, छूट गया वो, देखो जब आप ध्यान दोगे तो छूट जाएगा। है क्या चीज़ की बहुत लंबा लिखना होगा ना आपको, तो नेक पेन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अधिकारी बनने के बाद तो कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है, ठीक है ना। जो समस्या है वो अधिकारी बनने से पहले ही है। लिखें, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य शब्द को परिभाषित किया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं। शामिल हैं के बाद हाइफन दोगे, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखेंगे भारत की सरकार एवं संसद। इसका मतलब है भारत की सरकार और संसद मौलिक अधिकारों को छीन सकती है। हमें हमला करने वाले पता चल गए, ठीक है। हमला किस हथियार से करेंगे वो अभी हमको पता चल जाएगा अनुच्छेद 13 में, ठीक है, कि क्या लेके आ रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल लेके आ रहे हैं कि पृथ्वी लेके आ रहे हैं, AK-47 लेके आ रहे हैं, वो चीज पता चलेगी। भारत की सरकार एवं संसद। दूसरा पॉइंट लिखोगे, प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल। फिर लिखोगे स्थानीय प्राधिकारी। स्थानीय प्राधिकारी, तीसरा नंबर, स्थानीय प्राधिकारी, लोकल अथॉरिटीज बोलते हैं, स्थानीय प्राधिकारी लिखोगे इसमें। स्थानीय प्राधिकारी के आगे बाद डैश दोगे, लिखोगे इसमें नगर पालिकाएं तथा पंचायतें। इसमें नगर पालिकाएं तथा पंचायतें शामिल हैं। चौथा लिखोगे अन्य प्राधिकारी। चौथा लिखोगे अन्य प्राधिकारी। पैराग्राफ चेंज करके कनेक्टिंग के साथ लिखेंगे उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अथवा संसद द्वारा
अथवा अथवा राज्य विधानमंडल या उच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर विभिन्न संस्थाओं अथवा प्राधिकरण विभिन्न संस्थाओं अथवा प्राधिकरणों लिख दीजिएगा, प्राधिकरणों उसी में लिख जाएगा, काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। प्राधिकरणों को राज्य की परिभाषा में शामिल किया जाता रहा है, इसी के अंतर्गत एक छोटी हेडिंग बनाओगे, लिखोगे कि राज्य की परिभाषा में शामिल प्रमुख संस्थाएं आगे डैश दोगे और डैश देके बहुत सारी संस्थाओं को लिखेंगे। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछती रही है कि संस्थाएं देगी और पिक करवाएगी आपसे कि ये कौन राज्य की परिभाषा में शामिल है और कौन राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, ठीक है ना। लिखें संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अपने बारे में लिखते पहले जिसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और आरपीएससी, बिल्कुल सही है, ये राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। इसका मतलब ये भेदभाव नहीं करेंगे, या दूसरे अर्थों में कहें कि इन्हीं के विरुद्ध हमको अधिकार मिले हुए हैं। दूसरा मतलब यही कह दिया ना, क्लियर है। अगला लिखो विश्वविद्यालय। कोई डाउट तो नहीं है? बगल में पड़ोसी आपके, कोई डाउट नहीं? विश्वविद्यालय। फिर लिखोगे जीवन बीमा निगम, LIC बोलते हैं ना इसको, जीवन बीमा निगम। BSNL, BSNL का नाम सुना है ना, BSNL लिख दिया। फिर लिखोगे भारत पेट्रोलियम निगम, भारतीय खाद्य निगम, FCI बोलते हैं ना इसको, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, FCI, भारतीय खाद्य निगम लिख लोगे ना। फिर लिखोगे राष्ट्रीयकृत एवं सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज बैंक, और कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं ना बहुत सारे, राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी बैंक, सहकारी कोऑपरेटिव सहकारी बैंक। दिल्ली विकास प्राधिकरण, DDA बोलते हैं इसको, दिल्ली विकास प्राधिकरण।
ठीक है ना, ऐसे सीक्वेंसिंग में लिखते जा रहे हो ना। अगला लिखो, फरवरी 2022 में, नहीं इसी संस्थाओं में अगली संस्था लिखनी है। फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश, फरवरी 2022 में आंध्र प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड आंध्र प्रदेश बनाम आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड, वक्फ वक्फ नहीं जानती हो आप लोग, तो जानते होगे ना, वक्फ होती है ना, वक्फ बोर्ड होते हैं ना, ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है और वो संपत्ति को एक्वायर करते हैं, ठीक है ना। वक्फ लिखो, आंध्र प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को उच्चतम न्यायालय ने वक्फ बोर्ड को राज्य की परिभाषा में शामिल किया है, राज्य की परिभाषा में शामिल किया है, ठीक है ना। बहुत सारी संस्थाएं हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इतनी इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे आते रहेंगे हम लोग लिखाते रहेंगे बीच बीच में, फिर लिखोगे, अरे बंद मत करो, लिखो भी, लिखो, हो गया, अभी 2 मिनट दो, लिखो। हाँ अगला जैसे वो लिखा था ना, राज्य की परिभाषा में शामिल हैं, हेडिंग क्या लिखी थी, राज्य की परिभाषा में शामिल संस्थाएं, लिखोगे, अगली हेडिंग बनाओ, राज्य की परिभाषा में राज्य की परिभाषा में नहीं की जाने वाली, राज्य की परिभाषा में, ऐसे राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं, रुक जाए, राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है ना, इसको सेंटेंस में कैसे डालेंगे, राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं की जाने वाली संस्थाएं, हाँ बिल्कुल सही है, राज्य की परिभाषा में नहीं शामिल नहीं की जाने वाली संस्थाएं, मैंने बोला था ना कि दोनों एक दूसरे से सीखेंगे। संस्थाएं, हाइफन दोगे और हाइफन देके पहला लिखोगे NCERT, NCERT नहीं शामिल है, NCERT लिख लिया, NCERT, BCCI नाम सुना है ना इसका, BCCI लिखो, BCCI, NCERT, BCCI, संयुक्त राष्ट्र संघ, अच्छा UNO लिख दिया होगा, समझ गया। निजी महाविद्यालय, ICICI बैंक, ICICI बैंक है ना, ICICI बैंक, ICICI बैंक, नाम नहीं सुना, नाम तो सुना, ICICI बैंक, हाँ ICICI बैंक, ठीक है ना, इत्यादि, ये जो ये हैं ये नहीं शामिल हैं, ठीक है ना। बस एक छोटी सी हेडिंग बना के छोड़ दें,
राज्य एवं उच्चतम, राज्य एवं न्यायपालिका, राज्य एवं न्यायपालिका, या राज्य की परिभाषा एवं न्यायपालिका, राज्य की परिभाषा एवं न्यायपालिका। ले लूं, 1 मिनट ले लूं क्या? ले लूं? ले, बिल्कुल ले लो, लिखो। इसी में लिखा रहा हूं, बस मुश्किल से 30 सेकंड का काम है। लिखें, न्यायपालिका जब गैर न्यायिक कार्य करती होती है, न्यायपालिका जब गैर न्यायिक कार्य, न्यायपालिका जब गैर न्यायिक कार्य कर रही होती है, न्यायपालिका जब गैर न्यायिक कार्य, नॉन जुडिशियल एक्टिविटी बोलते हैं, न्यायपालिका जब गैर न्यायिक कार्य कर रही होती है तो वह राज्य की परिभाषा में, तो वह राज्य की परिभाषा में शामिल है, तो वह राज्य की परिभाषा में शामिल होती है। जैसे जैसे न्यायपालिका द्वारा, जैसे न्यायपालिका द्वारा जब कोई नियम बनाए जा रहे होते हैं, न्यायपालिका द्वारा जब कोई नियम बनाए जा रहे होते हैं, तो जब कोई नियम बना रहा होगा ना, तब वो राज्य की परिभाषा में शामिल है। इसका मतलब वो भेदभाव नहीं कर सकता है, या दूसरे अर्थों में कहें कि वो मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता है। इसी में लिखो, जबकि, जबकि वह न्यायिक निर्णय दे रही होती है, जबकि वह न्यायिक निर्णय दे रही होती है, दे रही होती है, तो वह राज्य की परिभाषा में, तो वह राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, तो वह राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है। जब वो क्या कर रही होगी, अपना कोई नियम बना रही होगी, कोई प्रशासनिक काम कर रही होगी, तब वो राज्य की परिभाषा में शामिल है, मतलब वो मौलिक अधिकारों को छीन। लेकिन जब वो निर्णय दे रही होगी कोई भी, तब वो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं मानी जाएगी। क्यों नहीं मानी जाएगी? क्योंकि निर्णय दे रही है। जैसे मान लो इन्होंने और इन्होंने कोई अपराध किया, दोनों ने मिलके एक ही अपराध कर दिया, मान लो मेरा मर्डर कर दिया, अरे कोई बात नहीं, मान लो मर्डर कर नहीं दिया, ठीक है ना। अब देखोगे ये निर्णय देगी तो हो सकता होगा अपराध सेम कर रखा है, इनको दंड कम दे, जेंडर के आधार पर हो सकता है, देख ले कि भाई इनको प्रॉब्लम है, कुछ चीजें हो सकती हैं, और इनको दंड अलग दे दे, तो बताओ डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। जबकि लिखा हुआ अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन कर दिया। वो कर रही है जो वो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है, उसके खिलाफ केस फाइल नहीं किया जाएगा। ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहेंगे कह रहे इनको तो छोड़ दिया, हमको क्यों दबोच लिया। क्लियर है ना? तब वो देख रही है। क्लियर है? ठीक है, तो चलें, विश ऑल द बेस्ट और थैंक यू वेरी मच। संडे